नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का YouTube के द कॉन्सेप्ट चैनल पर। साथियों, आज के सेशन में आंत से जुड़े हुए जितने भी एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट्स है उसको कवर करेंगे। जैसे कि आंत की लंबाई कितनी होती है, आंत को कितने भागों में बांटते हैं और आंत में भोजन को पचाने के लिए कितने प्रकार के पाचक एंजाइम्स पाए जाते हैं आदि से जुड़े हुए उन तमाम पॉइंट्स को भी कवर करेंगे जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि आज के सेशन में हम आंत से जुड़े हुए जितने भी एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट्स है उसको कवर करेंगे। तो पहला प्रश्न बनता है कि आंत को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, यानी आंत का इंग्लिश शब्द क्या होता है। तो आंत को हम लोग इंग्लिश में इंटेस्टाइन कहते हैं। तो साथियों, आप लोग आंत के इंग्लिश शब्द को भी ध्यान में रखेंगे। तो आंत को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंटेस्टाइन कहते हैं। अब प्रश्न बनता है कि मानव शरीर में आंत की लंबाई कितनी होती है। तो मानव शरीर में आंत की लंबाई साथियों आपको 22 फीट होती है। अब अगला प्रश्न आपसे बनता है कि आंत की लंबाई होती है शाकाहारियों में अधिक होती है या मांसाहारियों में अधिक होती है। तो आंत की लंबाई शाकाहारियों में अपेक्षाकृत अधिक लंबी होती है मांसाहारियों के वनस्पत, यानी जो जीव शाकाहारी होते हैं उस जीव में आंत की लंबाई मांसाहारियों के वनस्पत अधिक होती है। अब आगे आंत को हम लोग दो भागों में बांटते हैं, छोटी आंत और बड़ी आंत। और छोटी आंत को साथियों हम लोग इंग्लिश में स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। अब अमाशय के बाद जब भोजन छोटी आंत में आता है तो छोटी आंत में उस भोजन को पचाने के लिए 3 प्रकार के पाचक रस पाए जाते हैं। और इस 3 प्रकार के पाचक रस में पहला स्थान आता है आंत रस का, दूसरा स्थान आता है अग्नाशय रस का और तीसरा स्थान आता है पीत रस का। तो जब अमाशय से भोजन छोटी आंत में आया तो छोटी आंत में उस भोजन को पचाने के लिए 3 प्रकार के पाचक रस पाए जाते हैं। उसमें से पहला हो गया आंत रस, दूसरा हो गया अग्नाशय रस और तीसरा हो गया पाचक रस। अब इस आंत रस के तहत 3 प्रकार के एंजाइम आते हैं, जिसमें से पहले का नाम है माल्टेज, दूसरे का नाम है सुक्रेज और तीसरे का नाम है लेक्टेज। और आंत में पाए जाने वाले दूसरे प्रकार का पाचक रस जिसका नाम है अग्नाशय रस, इस अग्नाशय रस के तहत आपको आता है एमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन। और आंत में पाया जाने वाला तीसरा पाचक रस का नाम है आपको पीत रस। तो जब हम पोषक तत्व की क्लास पढ़ेंगे तो उस क्लास में हम पढ़ाएंगे कि माल्टेज किसके पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, सुक्रेज किसके पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और लैक्टेज किसके पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये तीनों पाचक एंजाइम आपको आंत रस के तहत आते हैं। अब अग्नाशय रस के तहत आने वाले ये जो 3 प्रकार के पाचक एंजाइम है, जिनमें से पहले का नाम है एमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन। तो ये तीनों जो एंजाइम है किसके पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और यह जो पीत रस है यह यकृत द्वारा बनता है और पित्ताशय में आकर के संचित होता है और पित्ताशय से यह आपको छोटी आंत में पहुंचता है। तो यह पीत रस किसके पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इसके बारे में हम पोषक तत्व का एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे, उसमें बताएंगे। फिलहाल आप इतना जाने कि जब अमाशय से भोजन छोटी आंत में आता है तो छोटी आंत में उस भोजन को पचाने के लिए 3 प्रकार के पाचक रस पाए जाते हैं। उसमें पहले का नाम है आंत रस और आंत रस के तहत 3 प्रकार के पाचक एंजाइम्स पाए जाते हैं, माल्टेज, सुक्रेज और लैक्टेज। और अग्नाशय रस के तहत आपको एमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन। और तीसरे पाचक रस का नाम है पीत रस और यह पीत रस भी आपको छोटी आंत में भोजन के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब छोटी आंत की संरचना बड़ी आंत की अपेक्षा अधिक कुंडलित होती है, इसे भी ध्यान में रखेंगे। क्योंकि जब आप मानव शरीर का स्ट्रक्चर देख रहे होंगे तो मानव शरीर के उस स्ट्रक्चर में आपको बड़ी आंत की संरचना लगभग ऐसी दिखाई देती है और इसी में कुंडलित आकार का आपको छोटी आंत दिखता है। तो यही मैंने यहाँ लिखा है कि छोटी आंत की संरचना जो होती है बड़ी आंत की अपेक्षा अधिक कुंडलित होती है। अब अमाशय के बाद जब भोजन छोटी आंत में आता है तो छोटी आंत में ही भोजन का पूर्ण रूप से पाचन होता है, यानी भोजन का संपूर्ण रूप से पाचन छोटी आंत में ही होता है। और पचने के उपरांत अवशोषण भी आपको छोटी ही आंत में होता है। तो आप लोग ध्यान में रखेंगे कि जब हम भोजन करते हैं तो भोजन का अंतिम रूप से पाचन आपको छोटी ही आंत में होता है और पचने के उपरांत और शोषण भी भोजन का आपको छोटी ही आंत में होता है। अब छोटी आंत में एक प्रकार की संरचना पाई जाती है जो भोजन के पचने के उपरांत अवशोषण का कार्य करती है। उसी संरचना का नाम हो जाता है आपको रसांकुर, जिसे इंग्लिश में हम लोग विलाई कहते हैं। तो ध्यान में रखेंगे कि यही वह रसांकुर जिसे इंग्लिश में विलाई कहते हैं जो छोटी आंत में स्थित होता है,
भोजन के पाचन के उपरांत पूर्ण रूप से अवशोषण में यही रसायनकुर या विलाई महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो यही मैंने लिखा है कि रसायनकुर जिसे विलाई कहते हैं, भोजन के पूर्ण पाचन के उपरांत अवशोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब आगे छोटी आंत को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। इसके पहले भाग का नाम हो जाता है शेषांत्र, दूसरे भाग का नाम हो जाता है मध्यांत्र और तीसरे भाग का नाम हो जाता है ग्रहणी। एग्जाम में कभी कभी कहता है कि छोटी आंत को जब 3 भागों में बांटते हैं तो उसके लंबाई के हिसाब से अरेंज करें। तो छोटी आंत का सबसे बड़ा भाग जिसका नाम है शेषांत्र और दूसरा भाग हो जाता है मध्यांत्र और तीसरा भाग हो जाता है ग्रहणी। इसे मैंने क्रम में ही लिख रखा है। आइए एक बार इसे मैं बता देता हूँ कि छोटी आंत का सबसे बड़ा भाग हो जाता है शेषांत, उसके बाद दूसरा भाग हो जाता है मध्यांत और तीसरा भाग हो जाता है आपको ग्रहणी। यह लंबाई के हिसाब से क्रम में है। अब हम लोग बड़ी आंत को लार्ज इंटेस्टाइन के नाम से जानते हैं। अब छोटी आंत में जो भोजन का पूर्ण रूप से पाचन होता है और पाचन के उपरांत यह रसायनकुर जो अवशोषण का कार्य करती है, तो अवशोषण के बाद जो शेष भाग बच जाता है वो भाग आपको आ जाता है बड़ी आंत में। तो यही मैंने लिखा है कि बिना पचा हुआ काइम यहाँ पहुंचता है। तो आपके दिमाग में एक प्रश्न आ रहा होगा कि ये काइम क्या हो जाता है। तो काइम आपको अमाशय से निकलने के पश्चात भोजन को हम लोग काइम करते हैं, यानी कि जो भोजन हम लोग ग्रहण करते हैं वो पेट में आता है, तो उस भोजन को अमाशय में ही हम लोग भोजन की संज्ञा देते हैं। और अमाशय से जब यह भोजन निकल करके छोटी आंत में आता है तो छोटी आंत में आने के उपरांत भोजन का नाम हो जाता है काइम। तो यही काइम जो छोटी आंत में पचने के पश्चात जो शेष भाग बच जाता है, यानी जो नहीं पचता है, वो आ जाता है आपको बड़ी आंत में। तो बिना पचा हुआ काइम आपको आ गया कहाँ, बड़ी आंत में। तो बड़ी आंत में आने के पश्चात इस काइम में जो जल की मात्रा होती है उस जल का अवशोषण इसी बड़ी आंत में होता है। और जल के अवशोषण करने के उपरांत जो शेष काइम बच जाता है वो मलाशय में जमा हो जाता है और गुदा द्वारा यानी कि मल द्वारा यह बाहर निकाल दिया जाता है। तो क्या हो गया कि शेष बचा हुआ काइम आपको बड़ी आंत में आ गया और बड़ी आंत में आने के उपरांत जो काइम में जल होता है उस जल का अवशोषण काइम से होता है और शेष काइम मल के रूप में मलाशय में जमा हो जाता है और जमा होने के उपरांत गुदा के द्वारा बाहर त्याग दिया जाता है। जिस तरह हम छोटी आंत को 3 भागों में बांटते हैं उसी तरह हम लोग बड़ी आंत को भी 3 भागों में बांटते हैं और उस 3 भाग का नाम हो जाता है आपको सीकम, कोलन और मलाशय। इसी मलाशय को हम लोग रेक्टम कहते हैं और इसी मलाशय के द्वारा जब काइम से जल का अवशोषण कर लिया जाता है तो जो शेष काइम बच जाता है इसी मलाशय जिसे हम लोग इंग्लिश में रेक्टम कहते हैं के द्वारा त्याग दिया जाता है और त्यागने के उपरांत इसी काइम को हम लोग लैट्रिन के नाम से जानते हैं। तो बड़ी आंत को कितने भागों में बांट दिए, सीकम, कोलन और मलाशय। अब यहाँ से एक प्रश्न बनता है कि वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स बड़ी आंत के किस भाग से जुड़ा होता है। तो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स बड़ी आंत के आपको सीकम के साथ जुड़ा हुआ होता है। तब अब प्रश्न उठ रहा होगा कि ये वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स क्या है और किस कार्य में भूमिका निभाता है। तो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स आपको एक प्रकार का अवशेषी अंग है। यह भी ध्यान में रखेंगे कि वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स क्या हो गया, एक प्रकार का अवशेषी अंग हो गया। और यह वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स आपको सेल्यूलोज के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सेल्यूलोज के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब मानव पूर्ण रूप से शाकाहारी था तो उस शाकाहारी भोजन में उपस्थित सेल्यूलोज के, यूं कहें कि शाकाहारी भोजन के पाचन में यह पूर्ण रूप से अपेंडिक्स की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। और जैसे जैसे इंसान मांसाहारी होता चला गया तो इस वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स की संरचना छोटी हो गई और वर्तमान समय में यह एक अवशेष मात्र बची हुई है। इसीलिए हम लोग वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स को अवशेषी संरचना के रूप में जानते हैं और यह वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स बड़ी आंत के सीकम भाग से जुड़ा हुआ होता है। तो साथियों आज के सेशन में बस इतना ही, फिर अगले सेशन में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।